नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक जारी। लगातार 3 घंटे से मंथन हो रहा है। आंदोलन की अगली रूपरेखा पर मंथन किया जा रहा है। 19 जनवरी को सरकार के साथ अगली बैठक है और इसी बैठक को लेकर यह अहम मीटिंग इस वक्त चलती हुई सिंघू बॉर्डर पर किसान की यह अहम बैठक जारी है। किसान संगठनों की यह बैठक चल रही है और पिछले 3 घंटे से यह बैठक यूं ही चल रही है। दोपहर 2 बजे यह बैठक शुरू हुई थी। पहले 1 बजे का तय वक्त था, लेकिन फिर इसे 2 बजे के लिए बढ़ाया गया और अब 2 बजे से लेकर 5 बज चुके हैं और यह बैठक अभी भी जारी है। मंथन हो रहा है और आंदोलन को लेकर आगे की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। 19 जनवरी को सरकार के साथ अगली बैठक यहां होनी है, जिसे लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक इस वक्त जारी है। किसान संगठनों की यह बैठक जहां पर आगे की रणनीति रूपरेखा तय हो रही है कि जो 10वीं बैठक सरकार और किसानों के बीच में होगी, उस बैठक में किन मसलों पर चर्चा की जाए, क्या कुछ वहां पर किया जा सकता है। रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर से संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, बहुत कुछ दिख रहा है इस वक्त आंदोलन को लेकर। एनआईए की तरफ से 40 के करीब लोगों को नोटिस भेजा गया है। दूसरी तरफ बैठक चल रही है और इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा, क्या अपडेट्स निकल रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो पंजाब के तमाम किसान संगठन उनकी एक मीटिंग अभी जारी है। अभी तक कोई भी फैसला आज सामने नहीं आएगा, क्योंकि आज पंजाब के जो किसान संगठन वो एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद कल संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें तमाम इंडिया की किसान संगठन एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही जो फैसले होंगे वो सामने आएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो फैसले बताए जाएंगे। पर फिलहाल जो अंदर से जानकारी अभी तक मिल रही है कि आज की जो मीटिंग है उसमें मुख्य रूप से जो कल मीटिंग हुई थी उसके ऊपर विचार चर्चा की जा रही है। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर जो किसानों ने किसान ट्रैक्टर मार्च निकालना है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और इसके अलावा 19 तारीख की जो मीटिंग है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। कल भी जो मीटिंग हुई थी केंद्र के साथ, तो उसमें भी एनआईए का मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि पंजाब के कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जो पंजाब से दिल्ली बसें भेज रहे थे, जिसके जरिए किसान दिल्ली से पंजाब आते जाते थे। तो उन ट्रांसपोर्टर को भी एनआईए ने अपनी पूछताछ के लिए बुलाया था और कल भी मीटिंग में यह मुद्दा उठा था कि आप पहले हमारे पंजाब के व्यापारियों को तंग कर रहे थे और अब एनआईए के जरिए आप ट्रांसपोर्टरों को तंग कर रहे हैं। पर आज कुछ किसान जथेबंदियों के जो लीडर हैं, जैसे बलदेव सिंह सिरसा की बात करूंगा, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए चेहरे हैं, दीप सिद्धू उनके भाई हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया और उनको भी जांच के लिए बुलाया गया। तो सीधे रूप से इस बात की भी रणनीति बनाई जाएगी कि जो जिन आगुओं को एनआईए का नोटिस आया उसको लेकर किसान संगठनों का अगला फैसला क्या होता है, क्या केंद्र के साथ कैसे बातचीत की जाएगी। जी राज, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक पैटर्न है कि जब किसान संगठन बैठक करते हैं, पहले पंजाब की जथेबंदियां एक साथ होती है और उसके बाद पूरे देश के किसान संगठन जो है वो एक साथ बैठक करते हैं और वहां पर कोई फैसला लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये पहले दौर की बातचीत चल रही है, जो आज और कल तमाम किसान संगठन मौजूद रहेंगे। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। जब बैठक संपन्न होगी तो फिर जरूर आपके पास आएंगे, अपडेट्स लेंगे कि अब और आगे क्या और इस बैठक से क्या कुछ निकला है, क्योंकि कल जो बैठक सरकार के साथ हुई उस पर चर्चा लाजमी तौर पर इस बैठक में होगी और वहां के प्लस और माइनस पर यहां चर्चा अवश्य। किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं और पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू को एनआईए ने नोटिस भेजा। सभी को कल पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि किसान नेता बलदेव सिरसा की ओर से कल हाजिर न होने के लिए निजी कारणों का हवाला दिया गया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान और सरकार आमने सामने है, लेकिन अभी मामले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। न किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न ही सरकार झुकने को। उधर किसान आंदोलन में शामिल किसान नेता बलदेव सिरसा को एनआईए ने नोटिस दिया है। एनआईए ने सिरसा के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सिरसा को 17 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों की वजह से एनआईए के सामने 7 फरवरी तक पेश न होने की बात कही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एनआईए की तरफ से नोटिस दिए जाने के कारण भी बताए। ये समझदा है कि मैनू इस करके निशाना बनाया गया कि ये आदमी जिहड़ा है वो साडे खिलाफ बहुत ज़्यादा पर्दे फाश साडे कर रहा है। सरकार दियां जो पॉलिसियां ने उन्हां नूं लोकां दे सामने उजागर कर रहा है, जिस करके मेरे खिलाफ जिहड़ा ये एनआईए ने जिहड़ा वो नोटिस मैनू जिहड़ा जारी किया, यही चक्कर। बता दें कि बलदेव सिरसा सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। किसानों के हक में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर
अब NIA ने शिकंजा कस दिया है। हालांकि वो इस कार्रवाई को साजिश बता रहे हैं और उनका आरोप है कि किसान आंदोलन के कारण उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। अमृतसर से राजीव शर्मा, दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर, पंजाब में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 14 फरवरी को मतदान होगा, 17 फरवरी को मतगणना होगी, 30 जनवरी से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। बड़ी और अहम खबर, 3 फरवरी को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख रहेगी। 4 फरवरी को नामांकन की जांच की जाएगी। 5 फरवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। पंजाब के लिहाज से यह बड़ी और अहम खबर। पंजाब में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान होगा, 17 फरवरी को मतगणना होगी और 30 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 फरवरी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रहने वाली है। 4 फरवरी को नामांकन की जांच की जाएगी और 5 फरवरी को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। ये बड़ी और अहम खबर पंजाब के लिहाज से हम दर्शकों को बता दें। 17 फरवरी को मतगणना, 14 फरवरी को चुनाव का दिन, 30 जनवरी से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया और 3 फरवरी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। यानी अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उस दिन आखिरी तारीख उसे कहा जा सकता है। पंजाब में नगर निगम चुनाव की तारीख का यह ऐलान हुआ है। बेहद अहम ये चुनाव कहे जा सकते हैं। छोटी सरकार के चुनाव आप इन्हें कह सकते हैं। यहां से लोग अपने काम करवाने के लिए जिन लोगों को डायरेक्ट चुन सकते हैं, ये मौका लोगों के पास। और 14 फरवरी चुनावों का दिन। कोरोना से कारगर देशव्यापी लड़ाई आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में करीब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को टीके लगाए जाएंगे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविन ऐप लॉन्च की, जिसमें टीकाकरण का रियल टाइम डेटा रखा जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शनिवार को हिंदुस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया और इसके साथ ही एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमार करने वाले, 1.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां लेने वाले और लोगों को बंदिशों में रखने को मजबूर करने वाले कोरोना की विदाई की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की निर्णायक जंग का आगाज किया और बताया कि कैसे देश ने तमाम चुनौतियों के बावजूद कोरोना के पहले मरीज से लेकर उसके खात्मे के लिए तैयार वैक्सीन की पहली डोज तक का सफर तय किया। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को फिलहाल मंजूरी दी गई है और शुरुआती दौर में इन्हीं दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका दिया जा रहा है, जिन्हें पहली डोज के बाद 28 दिनों के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। और ये डोज कितनी जरूरी है, खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। टीकाकरण की शुरुआत उन हेल्थ वर्कर्स के साथ हुई है जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर कोरोना काल में अपना फर्ज निभाते रहे हैं। देश का पहला टीका दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष को लगा और फिर खुद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना का वैक्सीन लगाया। प्रोसेस ये था कि मैंने ही खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में क्योंकि लगेगी मन को संतुष्टि होगी, ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। इससे ये होगा कि मैं कोरोना से अपने देश को लड़ने
में फ़ायदा होगा, मेरे को अंदर से झिझक नहीं होगी जो कोरोना की होती है हमेशा से। Feeling very proud and humbled at this point because I have been vaccinated and I was considered in the first lot to be vaccinated. It is a great moment for our country because we have now started the world's largest vaccination program. कोरोना वायरस से सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा। इसीलिए तो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को संजीवनी तक बता दिया। This vaccine will be remembered like a sanjeevani to ultimately get us that clinching victory over COVID. टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को टीके को लेकर चल रही अफवाहों से बचने की भी सलाह दी। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पहले की ही तरह बनाए रखने की भी हिदायत दी, क्योंकि जब दवाई और कड़ाई एक साथ करेंगे तो सही मायनों में कोरोना का गेम ओवर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको लंबे वक्त से इंतजार था। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। हरियाणा, हिमाचल में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के खिलाफ आखिरी और निर्णायक लड़ाई के लिए भारत ने टीकाकरण अभियान का आगाज कर दिया है। शनिवार को देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हो गया। सूबे के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में आईजीएमसी में पहुंचकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सूबे के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में पहला टीका एमएस डॉक्टर जनकराज को लगाया गया। इसके बाद दूसरा टीका सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह ने लगवाया। आईजीएमसी से हिमाचल प्रदेश की भी इसकी शुरुआत हुई है और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं। और ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन आने के बाद कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा। कोविड-19 का जैसे एकदम ठीक है, ओके, मतलब कि ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सही वैक्सीन है। मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, और भी है भाई बहन जो भी है वो भी लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय भी टीकाकरण की मॉनिटरिंग करेगा। हिमाचल में पहले चरण में 41,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स, आशा वर्कर्स, स्वास्थ्य विभाग के चालक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदेश में यह अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। 28 दिन तक स्वास्थ्य विभाग कर्मियों को दूसरा टीका लगेगा। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य निदेशालय कसुम्पटी शिमला में कंट्रोल रूम बनाया है। सीएमओ, बीएमओ और सेंटर इंचार्ज को हर घंटे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हरियाणा में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश को कोविशील्ड की 2,41,500 डोज और कोवैक्सिन की 20,000 डोज मिल चुकी है। पहले चरण में 1,90,000 हेल्थ वर्करों को यह वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश की 77 साइट्स तय की गई हैं। इनमें से गुड़गांव और पंचकूला 2 साइट्स पीएम के कार्यक्रम से सीधी जुड़ी हैं। 12 बजे सीएम मनोहर लाल ने भी वीसी के माध्यम से टीम की हौसला अफजाई की। आपने टीका लगवाया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा सर, और हम चाहेंगे ये दूसरा टीका भी लग जाए। 28 दिन के बाद लगेगी। स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान जंग लड़ रहा है। टीकाकरण के पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। इस पल का करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उम्मीद है कि कोरोना को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जबकि सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूंह में साल दर साल लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। मेवात जिला प्रदेश की सूची में तीसरे पायदान पर कायम है, जबकि सिरसा पहले नंबर और पंचकुला दूसरे नंबर पर। नूंह हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला है। भले ही ये जिला अपने अस्तित्व के लिए विकास की बाट जो रहा हो, लेकिन यहाँ सामाजिक स्तर पर काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात शिक्षा की हो या लिंगानुपात की, साल दर साल नूंह में लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। मेवात जिला प्रदेश की सूची में तीसरे स्थान पर बरकरार है। दूसरे नंबर पर पंचकुला और पहले नंबर पर सिरसा जिला है, जबकि चरखी दादरी लिंगानुपात के मामले में सबसे फिसड्डी जिलों की सूची में है। अगर हम 2020 की बात करें, जनवरी से 20 की बात करें, तो हमारा जो SRB का जो सेक्स रेशियो है, लड़का लड़की के नंबर है, वो 939 आया है, जो कि हरियाणा में पंचकुला के साथ हम दूसरे नंबर पे हैं, सिरसा के बाद। उप सर्जन डॉक्टर आशीष सिंगला ने बताया कि नूंह में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन हालात तेजी से सुधर रहे हैं। लिंगानुपात में सुधार के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी लिंग जांच करने वाले कोख के कातिलों पर कार्रवाई की जाती है। हमने नूंह में भी एक सेंटर पर रेड करी थी, और उसके बाद हम निरंतर प्रयास रहता है कि कोई भी मरीज, ये सिर्फ नूंह में नहीं, चाहे राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या यूपी तक भी ना अपना जांच करवाए, लिंग जांच करवाए, और अपना कहीं भी अपना सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के कोई भी प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना हो जाए, कोई भी हमारी लड़की मिस ना हो। प्रशासन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बेटियों के पोस्टर, बैनर लगाकर लोगों को जागरूक करता है। बेटों की चाह में बेटियों को कोख में मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। जागरूकता और कानून की सख्ती का ही परिणाम है कि धीरे धीरे ही सही बदलाव हो रहा है। नूंह से कासिम खान, न्यूज़ 18।